नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम घटना चक्र को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज हम इनको कवर करते हुए चल रहे हैं। पॉलिटी की किताब, पॉलिटी का जो घटना चक्र था उसको हम कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स को कवर किया है। हिस्ट्री को कंटिन्यू अभी कर रहे थे। आज हम हिस्ट्री में अपनी 20वीं क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सैयद वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में बात करी थी। मध्यकालीन इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है लोधी वंश, उसको कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड सवालों को देखेंगे और उसके बाद दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश है विजयनगर साम्राज्य, उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के बाद हम जो ज्योग्राफी के पार्ट्स बचे हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तीनों क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो सल्तनत के अंदर जो 5 राजवंश हुए, जिसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, आपका तुगलक वंश था, इसके अलावा सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों में कौन से थे जो अफगान मूल के थे? अफगान थे इसमें लोधी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो बाकी के सारे वंश थे, चाहे वो खिलजी हो, सैयद हो, तुगलक हो या गुलाम हो, सारे के सारे तुर्क मूल के थे। ठीक है, पहला अफगान वंश दिल्ली पर स्थापित होने वाला वो कौन था? वो लोधी वंश था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली पर स्थापित होने वाला या दिल्ली के ऊपर दूसरे अफगान वंश की स्थापना किसने करी थी? वो करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो अफगान शासक आपके लोधी थे, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना भी लोधियों के द्वारा की गई। लोधी वंश में मुख्य तौर पर 3 राजाओं ने शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना की बात करें, 1451 में इस वंश की स्थापना होती है और 1526 तक ये वंश चलता है। आप जानते हैं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें इस वंश का और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, वो मारा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था, या जिसे बहलोल खान लोदी लिखते हैं। इस वंश का दूसरा शासक और सबसे प्रमुख शासक सिकंदर शाह लोदी था और इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा। सही क्रम पूछा जाता है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी की बात करें, यह 1451 में लोदी वंश की स्थापना करता है। 1451 से लेकर 1489 तक ये दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। यानी टोटल कितने वर्षों तक इसने शासन किया? 38 वर्षों तक इसने शासन किया। दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबा शासन करने वाला राजा कौन था? वो बहलोल लोदी था। अगर वंश पूछेगा किस वंश का शासन सबसे लंबा चला, तो आप कहते हैं तुगलक वंश। लेकिन अगर राजा का नाम पूछेगा तो आप कहेंगे बहलोल लोदी। इसने 38 साल तक शासन किया था। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? देखिए, इब्राहिम लोदी इस सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का और इस वंश का आखिरी राजा था। इसको बाबर ने हराया। बाबर से पहले इसे महाराणा सांगा ने भी एक युद्ध में पराजित किया था। युद्ध का नाम था खतौली का युद्ध। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए, खतौली का युद्ध 1517 से 18 के दौरान लड़ा गया, यानी 17 में शुरुआत हुई, 18 में समाप्त हुआ। यह युद्ध महाराणा सांगा और जो इब्राहिम लोदी था इनके बीच में हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत गए थे। जो राणा सांगा इनको कहा जाता है, नॉर्मली राणा सांगा कहते हैं या महाराणा सांगा, इनकी विजय हुई। इब्राहिम लोदी यहां पर पराजित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा की स्थापना किसने करी है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। देखिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में करी थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करें, इसको लेकर 2-3 बातें पूछी जाती हैं। यह बहलोल लोदी का पुत्र था, तो उसके मरने के बाद 1489 में गद्दी पर बैठा और 1517 तक यह गद्दी पर बैठा रहा। इसका मूल नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खान। जैसे एक पेपर में आया था उत्तराखंड में, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खान। इसका मूल नाम क्या है? निजाम खान। ठीक है, लोदी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक इसी को माना जाता है। ठीक है, लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम महान राजा कौन था? वो यही सिकंदर लोदी था। ठीक है, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसका हमने मूल नाम देखा, निजाम खान था। इसके अलावा इसका एक नाम और था, गुलरुखी। गुलरुखी नाम से या गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। तो क्वेश्चन बनता है कि गुलरुखी नाम से कौन सा सुल्तान फारसी कविताएं लिखता था? वो सिकंदर लोदी था। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किसको श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, 1504 में स्थापना करी, 1506 में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसको लेकर 2-3 बातें और कुछ बातों को हमने ऊपर देखा, कुछ बातों को यहां पर और नोट कर लीजिए। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी इसने, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर जो ताजिया निकाला जाता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी उसे बंद करवा दिया था। अनाज के ऊपर से इसने जकात कर को हटा दिया था, यानी अनाज को कर मुक्त कर दिया था। हिंदुओं के यमुना नदी में नहाने, मुंडन करवाने आदि पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम महिलाओं की पीरों पर या संतों की मजार पर जाने की जो व्यवस्था चल रही थी उसको भी इसने रोक दिया था, यानी उनको जाने पर वहां पर रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी का एक फेमस कथन है, पेपर में आता है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर ये सरदार उसे भी उठा लेंगे। किसका कथन है? सिकंदर लोदी का कथन है। 1517 में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? सिंपल सा क्वेश्चन, अब हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, सिकंदर लोदी। अगर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, अलग अलग वंशों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी थी? तो गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना करी? बहुत बार ये प्रश्न बना है और हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको कवर कर लिया, सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न यानी अनाज के ऊपर टैक्स किसने खत्म किया था? अभी मैंने आपको कहा, अनाज के ऊपर ज़कात कर, जो संपत्ति कर होता था, राजस्व कर होता था, इसे खत्म कर दिया था किसने? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम लगाना है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली पर किसने शासन किया था? गुलाम वंश ने शासन किया था, 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 तक। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश आता है। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश आता है और फिर आता है लोदी वंश। तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश यानी 4, गुलाम के बाद आए थे खिलजी यानी 1, खिलजी के बाद आए थे सैयद यानी 3 और उसके बाद आए अंत में लोदी यानी 2। खिलजी और सैयद के बीच में कौन आए थे? तुगलक भी आए थे। तो 4 1 3 2 इसका सही आंसर होगा, 4 1 3 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? अब हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सवालों को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के दौरान ही स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इसको लेकर भी कई सारे सवाल बनते हैं। अगर आप इसको भी विस्तार से जानना चाहते हैं, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इनके प्रशासन के बारे में, तो दोनों के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बने हुए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट से डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं, डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
यहां पर देखते हैं यहां से कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। देखिए, हमने जब विजयनगर साम्राज्य को कवर किया तो वहां पर देखा था कि हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे। एक व्यक्ति थे संगम, उनके पुत्र थे हरिहर और बुक्का। इन्हीं दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। राजा बनता है हरिहर। तो अगर आपको दोनों में से एक नाम चुनने को आए तो आप हरिहर का नाम चुनेंगे, लेकिन यहां पर हरिहर द्वितीय है, हरिहर प्रथम यहां पर होता। तो हरिहर प्रथम तो है नहीं, दोनों के नाम दिए गए हैं, यही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है, जब संगम के पुत्र जो हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों एक वंश की स्थापना, एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य। और इस साम्राज्य पर जो पहला वंश आता है उसे ही संगम वंश कहा जाता है। इन दोनों में जो राजा बनता है वो पहले हरिहर बनता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी कि कैसे विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। देखिए, हुआ यह कि 1325 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुश्शप। उसने कर्नाटक के अंदर अपना विद्रोह कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर गया, उसने विद्रोह को दबाया। जो उसका चचेरा भाई था बहाउद्दीन, वो कंपीली के शासक के पास भाग गया। अपनी जान बचाकर उसने कंपीली में शरण ले ली। तुगलक ने कंपीली पर आक्रमण किया, कंपीली को जीता और उसे सल्तनत में मिला लिया। उसी कंपीली में मंत्री पद पर वहां पर कार्य कर रहे थे दो भाई बुक्का और हरिहर। इन दोनों को वो अपने साथ दिल्ली ले गया। जो हरिहर और बुक्का थे, पहले ये वारंगल के शासक जो था उसके सामंत थे या सेवक थे, बाद में ये कंपीली के शासक के सामंत और सेवक बने। इन दोनों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और दोनों से इस्लाम धर्म को ग्रहण करवा लिया गया। कंपीली को जीतने के बाद दक्षिण भारत में ज्यादा विद्रोह होने लगे। उन विद्रोहों को दबाने के लिए तुगलक ने अपने दो व्यक्तियों को भेजा अपना सेनापति बनाकर, इन्हीं दो भाइयों को, हरिहर और बुक्का को। ये दोनों वहां पर गए। वहां पर जाने के दौरान एक जो संत थे विद्यारण्य, उन संत से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया और फिर इन्होंने उनके आशीर्वाद से 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ये पूरी कहानी थी। अगर आपको कहानी याद रहती है तो आपसे कोई भी सवाल पूछे कि ये दोनों कहाँ के थे, विजयनगर के किन शासकों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, उन्हें वापस हिंदू धर्म में किसने दीक्षित किया, किसके काल में ये सारी घटना हुई, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब देने में आसानी होगी जो इनसे जुड़े होंगे। अगला है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना करी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो किसने यह स्थापना करी थी? अब आप कहेंगे हरिहर प्रथम, क्योंकि आपको एक व्यक्ति का नाम चुनना है। हरिहर प्रथम ने यह स्थापना करी थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। देखिए, बहमनी राजाओं से गोवा को छीनने वाला विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था, इसका नाम था हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए, हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का गद्दी पर बैठा। बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा। हरिहर द्वितीय 1377 में गद्दी पर बैठा, 1404 तक ये गद्दी पर रहा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। विजयनगर राज्य का पहला राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी वो हरिहर द्वितीय था। लगभग सारे दक्षिण को इसने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन बनता है, संपूर्ण दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इसी हरिहर द्वितीय को जाता है। ठीक है, इसकी जो सबसे प्रसिद्ध विजय थी वो थी गोवा को छीनना। गोवा को इसने बहमनियों से छीन लिया था। ठीक है, इसके अलावा इसने श्रीलंका के राजा से भी टैक्स वसूल किया था। क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका के राजा से टैक्स वसूल किस राजा ने किया? हरिहर द्वितीय ने किया। ठीक है, ये बुक्का का ही बेटा था। ये सवाल बन जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। देखिए, पहला कथन दिया है, नरसिंह सालूव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालूव वंश का आरंभ कर दिया।
देखिए जो संगम वंश है, जिस वंश के राजा थे हरिहर और बुक्का, इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। यह विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का आखिरी राजा था, लेकिन इसके मृत्यु के बाद पूरी तरीके से अराजकता फैल गई, जिसका फायदा चंद्रगिरी का एक गवर्नर था जिसका नाम था नरसिंह सालुव, इसने उठाया और विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश के बाद सालुव वंश की स्थापना कर दी। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, वीर नरसिंह ने अपने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन को छीना। देखिए संगम वंश के बाद सालुव वंश गद्दी पर बैठ गया। नरसिंह सालुव यहां पर राजा बना। 1485 से लेकर 1505 तक सालुव वंश सत्ता में रहा। नरसिंह सालुव का बेटा हुआ इमादी नरसिंह, और इस इमादी नरसिंह को गद्दी से हटा दिया था वीर नरसिंह ने, और एक नए वंश तुलुवा वंश की स्थापना यहां पर करी। तो इसको आपने ध्यान रखना है, कौन किस वंश का संस्थापक है। नाम एक जैसे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे, यह भी आपका बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने 1505 में तुलुवा वंश की स्थापना करी, लेकिन 1509 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठे। तो सवाल बनता है कृष्णदेवराय किस वंश के थे, सालुव वंश के या तुलुवा वंश के? तो आप कहेंगे तुलु वंश के, ठीक है। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई का मतलब है उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्युत देव राय कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर के राजा बने थे, ठीक है। ये उनके चचेरे भाई थे। सही कथन यहां पर चारों के चारों हो जाएंगे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये 8 तेलुगु के कवि थे। तेलुगु के 8 श्रेष्ठ विद्वान या कवि, उन्हीं के समूह को कहा गया अष्टदिग्गज, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इन अष्टदिग्गजों में सबसे प्रमुख कौन सा था? तो उसका नाम है पेदना। इसको आप ध्यान रखेंगे, पेदना या पेडना भी इसको लिखा जाता है। तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है पेडना को। इन्हीं अष्टदिग्गज में वे शामिल थे। मनुचरित, हरिकथा सागर इनकी किताबों का नाम है, ठीक है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इनमें से किसने आंध्र भोज की उपाधि को धारण किया था? आंध्र भोज ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा, ठीक है। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, ये सारी उपाधियां किसकी थी? कृष्णदेव राय की थी। कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से लेकर 1529 तक ये शासन करते हैं। वीर नरसिंह जो तुलुवा वंश के संस्थापक थे, उनके छोटे भाई थे, ठीक है। इनको विजयनगर साम्राज्य का, न केवल तुलुवा वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। इनके एक योग्य मंत्री थे जिनका नाम पूछा जाता है, उनका नाम याद करेंगे, सालुव तिम्मा इनके मंत्री थे, ठीक है। बाबर इन्हीं के समकालीन था। सवाल आता है बाबर के समकालीन विजयनगर का राजा कौन है? तो कृष्णदेव राय। बाबर की जो किताब है, अपनी आत्मकथा बाबर ने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर के द्वारा भारत के 7 राजाओं का उल्लेख किया गया है, यानी 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य हैं, जिसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात शामिल है, और 2 हिंदू राजाओं के उल्लेख किया गया है, एक मेवाड़ का और एक विजयनगर का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को ही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। किस भाषा के वो अष्टदिग्गज थे? तेलुगु के। तो तेलुगु भाषा का या तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? कृष्णदेव राय के काल को कहते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना करी थी? कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना करी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके अलावा इन्होंने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया। अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेस्ट नामक एक नगर की स्थापना भी करी, नागलपुर नामक नगर भी बनाया, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। पहला, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यात ग्रंथ की रचना करी थी। पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, कृष्णदेव राय की 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। पहली है आमुक्त माल्यात, ये इन्होंने तेलुगु में लिखी थी,
और दूसरी है जामवती कल्याण, या इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कृष्णदेव राय की हैं। दूसरा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये कथन भी सही है। इनके दरबार को अल्लसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जो पेडना है, मैंने आपको कहा अष्ट दिग्गजों में सबसे प्रमुख था ये, ठीक है। ये संस्कृत का तो ज्ञाता था, लेकिन जो अष्ट दिग्गज है वो तेलुगु भाषा के कवियों का समूह है, न कि तमिल भाषा का। तो इसके लिए यहां पर तमिल है, इसलिए ये वाला कथन गलत होगा, ठीक है। आपको पूछा है सही कौन कौन सा है, तो यहां पर पहला और दूसरा, 1 और 2 यहां पर सही है। जल्दबाजी में आपने तीनों सही नहीं करने हैं, क्योंकि जो अष्ट दिग्गज था वो तेलुगु भाषा के कवियों का समूह है। तो जो पेडना है ये तेलुगु का ज्ञाता होगा, न कि तमिल का। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बना? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर इसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ऑप्शन ए। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देखिए, अब्दुल रजाक की बात करते हैं, ये किसके शासनकाल में आया? ये आया था 1422 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। जो अब्दुल रजाक था ये फारस यानी ईरान से आया था देवराय द्वितीय के काल में 1422 में। इससे पहले 1420 में इटली का फेमस यात्री मध्यकाल के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत जिसकी किताबों से हमें मिलता है, जिसके पुस्तकों से मिलता है, निकोलो कॉन्टी, वो इटली से आया था, 1420 में आया था, वो देवराय प्रथम के काल में आया। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, निकोलो कॉन्टी इटली का देवराय प्रथम और फारस का अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के काल में आया? तो किसके काल में आया? देवराय द्वितीय। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं और कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट करते हैं। हमने विजयनगर में आने वाले विदेशियों को देखा था, कौन किसके काल में आया। जो निकोलो कॉन्टी था वो देवराय प्रथम के काल में आया था 1420 के अंदर। जो अब्दुल रजाक था ये देवराय द्वितीय के काल में आया 1422 में। इसके अलावा एक आया था डोमिंगो पयास, ये आया था पुर्तगाल से, ये आया कृष्णदेव राय के काल में, ठीक है। बारबोसा ये भी पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के काल में। और कृष्णदेव राय के बाद जो राजा बने थे अच्युत राय, उनके काल में आया था नूनीस, ठीक है। नेक्स्ट है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलो कॉन्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, विजयनगर का कौन सा शासक बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित हुआ था? वो यही देवराय प्रथम था, ठीक है। बाद में देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज के साथ किया था। इनके मध्य में जो लड़ाई हुई जिसमें ये हारा, उसे सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाना, नहरों का निर्माण करना किसने किया था? देवराय प्रथम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? देखिए, महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए कौन कौन विख्यात हैं? 2 व्यक्तियों के नाम यहां पर होंगे, एक होंगे ननन्य और एक होंगे टिक्कन। 3 और 4 यहां पे सही उत्तर होगा। देखिए, तेलुगु साहित्य के कवित्रय यानी 3 प्रमुख कवि जो माने जाते हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले व्यक्ति का नाम है ननन्य, दूसरे व्यक्ति का नाम है टिक्कन और तीसरे व्यक्ति का नाम है येरन, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको तेलुगु साहित्य के कवित्रय के नाम से जाना जाता है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद करने का जो काम था इसे नन्नक ने शुरू किया था, ठीक है। बाद में इसको टिक्कन और येरन के द्वारा पूरा किया गया। तो यहां पर उन्हीं दोनों के नाम हैं, तो सी उत्तर होगा, ठीक है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सयाण को आश्रय प्राप्त था, तो किससे इनको आश्रय प्राप्त था वो आपने बताना है। देखिए, वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार है सयाण, इन्हें आश्रय मिला हुआ था विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा, ठीक है। इसको भी हमने हमारे विजयनगर वाली क्लास में डिटेल में जाना था कि किसके काल में ये रहते थे। जो विजयनगर साम्राज्य का हरिहर द्वितीय शासक था संगम वंश का, उसके काल में ये रहते थे या उनके दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ था? एक फेमस युद्ध आप सभी जानते हैं, 1565 में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो तालीकोटा का युद्ध था, इसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य से जो राज्य टूटे थे, जिसमें बीजापुर था, इसके अंदर अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। 5 राज्य बहमनी साम्राज्य से टूटे थे। उन 5 में केवल बरार जो था वो इस संघ में शामिल नहीं था, बाकी चारों के चारों शामिल थे। इनके बीच में लड़ाई हुई। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार गया और उसका पतन यहां पर हो गया, यानी जो उसका गौरव था, उसका जो वैभव था, वो सब यहां पे समाप्त हो जाता है। इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं क्योंकि तालीकोटा नामक जगह पर लड़ा गया। जबकि यह भी माना गया है कि यह युद्ध तालीकोटा नाम पर लड़ा तो गया, तालीकोटा नामक जगह पर, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन थी वो 2 गांवों के बीच में पड़ती थी। एक गांव का नाम था राक्षसी और एक गांव का नाम था तंगड़ी। इसीलिए इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यह युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 1565 को यह लड़ाई हुई थी। जैसे मैंने कहा, इसे राक्षसी तंगड़ी के नाम से, बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से या तालीकोटा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का कारण क्या था? तो मेन कारण जो माना जाता है कि जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य से टूटकर 5 मुस्लिम राज्य बने थे, वो लगातार आपस में पहले लड़ते रहते थे और इधर विजयनगर साम्राज्य, उसकी लगातार शक्तियां बढ़ रही थी, वो और ज्यादा समृद्ध होता जा रहा था। तो उधर वाले राज्यों ने जो बहमनी साम्राज्य से टूटकर अलग हुए थे, उन्होंने अपने आपसी टकराव, आपसी झगड़ों को त्यागा और एक संयुक्त सेना का निर्माण किया विजयनगर के विरुद्ध, और उसके बाद ये लड़ाई हुई। उस संघ में जो दक्षिण के मुस्लिम राजाओं ने एक संघ बनाया, उसमें कौन कौन शामिल था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार उसमें शामिल नहीं हुआ था क्योंकि बरार की गोलकुंडा के साथ काफी ज्यादा दुश्मनी थी, जिस वजह से वो शामिल नहीं हुआ। ठीक है, इस पूरे संघ का जो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था बीजापुर का राजा अली आदिल शाह, और विजयनगर का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध के अंदर, देखिए विजयनगर साम्राज्य की ओर से 2 बातों को ध्यान रखेंगे। जो संघ बना था विजयनगर के विरुद्ध, उसका नेतृत्व बीजापुर का राजा कर रहा था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, एक यहां पर राजा है उस समय और एक युद्ध में नेतृत्व कर रहा है। तो जो उस समय राजा था युद्ध के समय, उसका नाम था सदाशिव राय, और युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था राम राय। दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। सवाल बनता है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तब आप कहेंगे राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध के समय में विजयनगर का राजा कौन था? तब आप कहेंगे सदाशिव राय। बेसिकली राजा सदाशिव राय था, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो राम राय के हाथ में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था? बहमनी राज्य के बीच में नहीं हुआ था। बहमनी राज्य से 5 राज्य टूटे थे, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 थे, और 5वां राज्य था बरार। तो बरार इसमें शामिल नहीं था, बाकी इन चारों ने एक संयुक्त सेना बनाई थी और इनके बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए, राजा वोडियार के द्वारा मैसूर पर वोडियार वंश की स्थापना हुई, बाद में जिसको हटाकर हैदर अली गद्दी पर आया और जिसका बेटा था टीपू सुल्तान। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा, तो मैसूर पर उन्होंने दोबारा से वोडियार राजवंश को स्थापित किया था। तो ये जो वोडियार राजवंश है, इसे कब स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया गया था 1614 में। उस समय राजा था वेंकट द्वितीय। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का या जो तालीकोटा युद्ध के बाद अराविडु वंश सत्ता में आया, विजयनगर तो समाप्त हो चुका था, पेनकुंडा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसे अराविडु वंश का अंतिम महान राजा माना जाता है, साथ में विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम प्रमुख राजा था। वेंकट द्वितीय ने 1586 से लेकर 1614 तक शासन किया। इसी के शासन काल में 1612 इसको करना, ठीक है, 1614 में नहीं, 1612 में राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना यहां पर करी। ठीक है, वेंकट द्वितीय को लेकर 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। किस विजयनगर के राजा ने अपने साम्राज्य में ईसाई धर्म के जो पादरी थे उनको धर्म प्रचार और गिरजाघर बनाने की अनुमति दी? वो भी यही था, वेंकट द्वितीय। ठीक है, इसको लेकर एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि विजयनगर के किस राजा का स्पेन के राजा के साथ डायरेक्ट पत्र व्यवहार होता था? वो भी यही था, वेंकट द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
तो चलिए देखते हैं कृष्णदेव राय के टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बातें। पहला, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर जो उस समय विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर जो भू राजस्व होता था यह आय का प्रमुख स्रोत था। आय अलग अलग स्रोतों से होती थी, अलग अलग टैक्स लगते थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख स्रोत था इनकम का वो राजस्व था, भू राजस्व। 1/3 से लेकर 1/6 तक भू राजस्व की दर होती थी और ये डिसाइड होती थी भूमि की गुणवत्ता पर। ठीक है, भू राजस्व नगद में भी और भूमि दोनों में वसूल किया जाता था, इसको ध्यान रखना। नगद जो राजस्व होता था उसे सिद्धदाय कहा जाता था, इसको भी पूछा जाता है। विजयनगर की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो भू राजस्व था और भू राजस्व को विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित एक अलग विभाग विजयनगर साम्राज्य में बनाया हुआ था जिसे 98वें विभाग कहा जाता था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भू राजस्व की दर जैसे मैंने कहा उपज का 1/6 से लेकर 1/3 तक होती थी। ब्राह्मणों के लिए भू राजस्व की दर 1/20 होती थी और मंदिरों के लिए यह दर 1/30 होती थी, यानी इनसे बहुत कम लिया जाता था। तो पहला कथन सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह भी आपका बिल्कुल सही है। जो कारखानों के मालिक होते थे वो भी कोई भी चीज अगर उत्पादित करते थे तो उसके ऊपर भी वो टैक्स देते थे। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही यहां पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो निम्न में से कौन से खंडर हैं? विजयनगर के खंडर हमें कहां से मिलते हैं? हम्पी से मिलते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो हम्पी है आपके वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। यहीं पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यहां से हमें विजयनगर के अवशेष देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से मिलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम्पी से मिलता है। विजयनगर के किस राष्ट्रक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के राजा के पास राजदूत भेजा या अपना एक दूत मंडल भेजा, इसका नाम था बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने सन 1374 में अपना एक दूत मंडल चाइना को भेजा था। ठीक है, जो वेदों के फेमस भाष्यकार थे शरण आचार्य, वो इनके दरबार में भी रहते थे। हरिहर द्वितीय के दरबार में भी थे और इनके दरबार में भी थे। प्रसिद्ध कवि तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो अभी हमने ऊपर देखा जो फेमस कवि थे श्रीनाथ, ये देवराय द्वितीय के काल में या उनके दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देवराय द्वितीय को लेकर एक दो बातों को याद करना। किस विजयनगर राजा ने गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी उपाधि को धारण किया? वो देवराय द्वितीय था। किस राजा को इंद्र का अवतार माना जाता था? इसी को माना जाता था। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो किन राज्यों के काल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में एक विशिष्ट अभिलक्षण था? यह था विजयनगर में। ऑप्शन डी। देखिए, विजयनगर के अंदर मंदिर निर्माण की शैली में कुछ परिवर्तन हुए। मंदिरों में कल्याण मंडप आदि बनाए जाते थे जहां पर दैवीय विवाहों को संपन्न किया जाता था। ठीक है, जब भी कोई उत्सव आदि होता था तो देवी देवताओं की प्रतिमाओं को यहां पर रख दिया जाता था जिससे जनता उनको आसानी से देख सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कल्याण मंडप बनाने का, ये कहां से आया? विजयनगर साम्राज्य से आया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लोधी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट रह गए हैं, कोई टॉपिक आपका अनक्लियर है तो आप उसे प्लेलिस्ट से जाकर क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली सल्तनत को देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य को देख सकते हैं, बहमनी साम्राज्य को देख सकते हैं, तालीकोटा के युद्ध के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।